नमस्कार। कर्नाटक का इलेक्शन बहुत गर्मा गया है। कल अमित शाह जी वहाँ कर्नाटक में रैली कर रहे थे और काफ़ी सारी बातें हुई और उस पर उसकी प्रक्रिया भी हुई। कांग्रेस पे सीधा उन्होंने वार किया और अपोजिशन पार्टीज जेडीएस पे भी वार किया और उन्होंने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये इलेक्शन काफ़ी कांटे का हो रहा है। जो कर्नाटक से ऑन ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है टक्कर में है। जेडीएस 30-32 सीटों पर अच्छी फाइट देगी और अगर मान लीजिए किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो जेडीएस में एच.डी. कुमारस्वामी और देवेगौड़ा जी किंग मेकर बनेंगे। 2012 के बाद से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और पिछली बार भी येदियुरप्पा जी की सरकार जो है कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर गिराई थी और उसके बाद कांग्रेस के कुछ एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चले गए थे, जिसकी वजह से दोबारा बीजेपी की सरकार बनी जेडीएस के समर्थन पे और कांग्रेस के कुछ टर्नकोट से उनके समर्थन पे। तो वो सरकार बीएस बोम्मई की सरकार थी। अब क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन फीवर ऑन है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफ़ी रैलीज की हैं और वो केरल भी गए हुए थे कल। अब अमित शाह जी ने क्या क्या कहा, मैं आपको 4 वक्तत्व उनके सुनाऊंगा और उसकी समीक्षा करेंगे। ये पहला वक्तत्व उनका, पहला वीडियो सुनिए। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं पीएफआई पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है पीएफआई पर बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो करप्शन फिर से आ जाएगा, कांग्रेस अगर जीतेगी तो तुष्टीकरण फिर से आ जाएगा और उसमें उन्होंने परिवारवाद की भी बात की कि परिवारवाद फिर से आ जाएगा। और बीजेपी की यही कवायद रही है कि वो परिवारवाद को रोकती रही है, करप्शन को रोकती रही है। हालांकि बीजेपी की सरकार पर 40% कमीशन तक लेने का इल्ज़ाम है। उनके कई मिनिस्टर्स, एमएलएज, एक उनके ईश्वरन करके एमएलए थे, उन पे 40%, मिस्टर 40% कहा जाता था। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सरकार द्वारा दिए जाते थे वो कहते थे पेमेंट तब रिलीज होगी जब 40% कमीशन हमें मिलेगी। और एक उनके मिनिस्टर के बेटे जो वहाँ पे कर्नाटका डिटर्जेंट और सोप मैन्युफैक्चर जो का काम देखते थे, जब लोकायुक्त में वहाँ के वर्कर्स उनकी शिकायत करने लोकायुक्त पहुंचे और वहाँ से उनको बुला के लाए, तब पता लगा कि उनके पास पैसा भी बरामद हुआ, 4 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। तो रैम्पेंट करप्शन बीजेपी की सरकार में रहा और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे वो जेडीएस हो, देवेगौड़ा साहब हो, एच.डी. कुमारस्वामी हो, डी.के. शिव कुमार हो या सिद्धारमैया हो, उन्होंने तमाम इल्ज़ाम इस सरकार पे लगाए और कहा कि ये करप्शन कर रही है सरकार, 40% की सरकार है। जबकि बीजेपी का इल्ज़ाम ये कि कांग्रेस हमसे ज़्यादा करप्ट है। अब इसका तो मापदंड नहीं तय किया जा सकता कि कौन ज़्यादा करप्ट है, कौन कम करप्ट है। पर एक बात तय है कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट के नाम पे नहीं हो रहा, पोलराइजेशन, कम्युनलाइजेशन किया जा रहा है इस इलेक्शन में। ये दूसरा वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। जैसे आपने इस वीडियो में देखा, बीजेपी अमित शाह साहब ये कहते हैं कि 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी गई थी, उनको हमने 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही उनको सम्मिलित कर दिया और 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम्स के लिए थी वो हमें 2% लिंगायत में और 2% हमने वोकल लिंगास, जो वहाँ की मेन कम्युनिटीज हैं, लिंगायत कम्युनिटी और वोकल लिंगास कम्युनिटी, उनमें हमने डिवाइड कर दिया। अब वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आएगी तो राइट्स हो जाएंगे। अब राइट्स कौन कराएगा ये तो मैं नहीं जानता, पर वो ये ज़रूर कहते हैं कि ये मुसलमानों की रिजर्वेशन जो धर्म बेस्ड रिजर्वेशन है, जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लिए होनी चाहिए, वो मुस्लिम समाज को दी गई। वो मैंने मुस्लिम समाज से हमने बीजेपी ने छीन कर वापस वोका लिंगास और लिंगायत को। सच्चाई तो ये है कि वो लिंगायत का वोट बैंक पाने के लिए है। अब चूंकि सिद्धारमैया साहब एक
अलग समुदाय से आते हैं, कुरुबुरु समाज से आते हैं, वहाँ मुस्लिम वोटर भी काफ़ी हाई अच्छी परसेंटेज में मुसलमान वोटर भी है कर्नाटका का। तो बीजेपी को ये डर है अगर कुरुबुरु, मुस्लिम और लिंगायत समाज के अगर वोट परसेंटेज डिवाइड हो जाती है और ज़्यादा वोट अगर कांग्रेस की तरफ चला जाता है तो बीजेपी की चांसेस जो हैं कम हो जाएंगे। हालांकि जितनी भी प्री पोल एनालिसिस आई हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि 110 से 130 सीटें कांग्रेस को, क्योंकि कोई एनालिसिस जो है, सर्वे जो है वो 140 सीटों तक दे रहा है, 110 से 130 सीटें कांग्रेस की हैं और 70 से 80 सीटें करीब बीजेपी की हैं, और बाकी जो 20 से 22 सीटें वो हैं वो जेडीएस की दिखा रहे हैं। हालांकि जेडीएस की भी पोजीशन अच्छी है। अब नॉर्थ में क्योंकि लिंगायत का ज़्यादा जोर है तो कुछ लोग, अब इनके एक्स डिप्टी सीएम थे जगदीश शेट्टर और भी 2-3 जो इनके प्रमुख नेता थे वो कांग्रेस की तरफ चले गए, तो उन्होंने एक और वक्तव्य दिया। ये तीसरा वीडियो आप देखिए। करोगे ये आप बताइए। और अभी अभी हमारे एक दो नेता पार्टी छोड़ गए तो उनको लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने तो हमेशा लिंगायत समाज का अपमान ही किया है। इतने लंबे शासन में 2 ही लिंगायत मुख्यमंत्री दिए, श्री निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल, और दोनों को अपमान कराकर बाहर निकाल दिया है। और आप भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हो, यही बताता है कि आपके यहां बैंकरप्सी आ गई है, बैंकरप्सी आ गई है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जब येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाया तब जेडीएस का उपयोग कर येदियुरप्पा को हटाने वाली यही कांग्रेस पार्टी थी, और आज वो हमारे कुछ नेताओं के साथ रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर कर्नाटक और विशेषकर उत्तरी कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक के लोग इसको नहीं सहन करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, इसमें वो ये कहते हैं कि लिंगायत के साथ जो है कांग्रेस ने हमेशा धोखा किया है। जब येदियुरप्पा जी की सरकार बनी थी, जो प्रमुख लिंगायत लीडर हैं, तो वो जेडीएस के साथ मिलकर परिवारवादी कांग्रेस ने सरकार को गिरा दिया। वो जेडीएस को भी परिवारवादी बोलते हैं। वो कहते हैं एचडी कुमारस्वामी और जो देवेगौड़ा की सरकार है वो भी परिवारवादी है। एक ही परिवार की सरकार चल रही, एक ही परिवार की पार्टी है वो, और एक ही परिवार उसको मैनेज करता है। हालांकि अगर उनकी सीटें नहीं आई पर्याप्त और वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ले पाए तो वो कोई गुरेज नहीं करेंगे हाथ पैर जोड़ के और एचडी कुमारस्वामी और देवेगौड़ा से हाथ मिला लेंगे। तो पॉलिटिक्स है, क्योंकि अब सबको अपनी अपनी बात कहनी है, तो परिवारवाद के नाम पे, कम्युनलाइजेशन के नाम पर, मुस्लिम वोट के नाम पर, ये तमाम तरह की चीज़ें हर इलेक्शन में होती है। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता है, करप्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे इसकी कोई बात नहीं करता है। एक आम आदमी, उसकी क्या डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या चाहता है। जो वहाँ के रैया संगठन हैं, जो वहाँ की किसान संगठन है, उन्होंने अपना चार्टर डिमांड दिया हुआ है जेडीएस को, कांग्रेस को और बीजेपी को। उन्होंने अपना डिमांड चार्टर दे के ये कहा है कि ये डिमांड्स हमारी जो है वो मीट होनी चाहिए और ये रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होनी चाहिए, तभी देश का किसान और कर्नाटक का किसान और कर्नाटक का मजदूर आपको वोट देगा। हालांकि उनकी नेगोशिएशंस अभी भी कांग्रेस और जेडीएस से चल रही है। 10 दिन का टाइम मांगा था उन्होंने, 2 तारीख को ये मांगों का जो डिमांड का उन्होंने चार्टर दिया है वो पूरा हो जाएगा। तो 2 तारीख के बाद क्लियर होगा कि जितने भी किसान संगठन वहाँ पे हैं या जो मजदूर संगठन है वो क्या फैसला लेते हैं। जब ये फैसला 2 तारीख को हो जाएगा तो मैं उस पर चर्चा करके आपको उस बारे में भी बताऊंगा। तो अब जैसे कि उन्होंने कहा कि लिंगायत, अमित शाह जी ने कहा कि लिंगायत समाज के 2 ही चीफ मिनिस्टर अभी तक कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं। उसमें एक उन्होंने निजलिंगप्पा और दूसरा उन्होंने वीरेंद्र पाटिल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जब सरकार रही है उन्होंने लिंगायत के साथ नाइंसाफी की है, उनको रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं दी, और हमने बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन दी। हमने येदियुरप्पा को सीएम बनाया पहले टर्म में, और दूसरे टर्म में फिर उन्होंने बोम्मई साहब को बनाया। हालांकि बोम्मई साहब की इतनी पेनिट्रेशन कर्नाटका में लिंगायत कम्युनिटी में नहीं है। येदियुरप्पा साहब पुराने लीडर हैं और बीच में भी उनकी अंतर्कलह रही है दोनों चीफ मिनिस्टर्स के, क्योंकि
कई चीज़ें हुई येदियुरप्पा के बेटे को लेकर और उनकी कहाँ से वो लड़ेंगे। हालांकि परिवारवाद की बात बीजेपी करती है, पर इनकी पार्टी में भी परिवारवाद की कोई कमी नहीं है। हर तरीके से अब अगर आप देखिए तो उनके भी परिवार के काफ़ी लोग, फादर अगर रहते हैं तो बेटा भी रहता है। वो कहते हैं ये कार्टर बेस्ड पार्टी है हमारी, इसलिए कार्टर बेस्ड पार्टी में सबको अपनी बराबर मेहनत करने का हक है, और जो मेहनत करके आगे निकलेगा तो फिर ये बड़े बड़े नेताओं के परिवार के ही लोग आगे क्यों निकलते हैं, इस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। ये कार्टर बेस्ड पार्टी है तो और कार्टर के लोग क्यों नहीं आगे आते। हालांकि बीजेपी कहती है कि हम लोगों ने जितना लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी हैं, चांसेस दी हैं, और दूसरी पार्टियां इतने चांसेस नहीं देती हैं, वो परिवारवाद में और नेपोटिज्म में फंस के रह जाती हैं। और यही बीजेपी का इल्ज़ाम है कि बाकी पार्टियां जो है करप्शन में लिप्त हैं क्योंकि वो परिवारवादी हैं, वो कम्युनलाइजेशन करती हैं, वो कम्युनल हैं, वो मुसलमानों को अपीजमेंट करती हैं, जिसकी वजह से दंगे होते हैं, क्राइम बढ़ता है। और अतीक अहमद का मर्डर केस जो हुआ उत्तर प्रदेश में, उसको लेके योगी जी को स्टार कैंपेनर बनाया गया है ताकि पोलराइजेशन हो जाए, कम्युनलाइजेशन हो जाए, और ज़्यादा वोट हिंदुत्व वोट के बैंक के नाम पर बीजेपी को मिल जाए। ये बीजेपी की तरीका है। हालांकि वो अपोजिशन पार्टीज को ये भी कहते हैं कि ये बैंकरप्ट हो चुकी हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं रह गया है। और जो जेडीएस है एचडी कुमारस्वामी की, वो भी बहुत ही परिवारवादी पार्टी है। और नॉर्थ कर्नाटका में लिंगायत समाज के लिए हमने जो किया, हमने मुस्लिम रिजर्वेशन, जो धर्म बेस्ड रिजर्वेशन 4% खत्म करके, हालांकि ये 4% रिजर्वेशन जो एचडी कुमारस्वामी के समय आई थी जब वो जेडीएस के चीफ मिनिस्टर होते थे और बीजेपी के सपोर्ट से होते थे, तब तो उन्होंने ये बात नहीं की। आज ये बात क्यों उजागर की जा रही है, ये तो बीजेपी के अमित शाह ही बता सकते हैं। और ये चौथा वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने धर्म के आधार पर जो रिजर्वेशन किया था उसको रद्द कर एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरी में लिंगायत और होकलिगा समाज के रिजर्वेशन के प्रतिशत में वृद्धि कर बहुत समय के बाद सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सभी जानते हैं धार्मिक आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, परंतु वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाया था। कांग्रेस के लिए कर्नाटक जन कल्याण का मुद्दा नहीं है, कर्नाटक के विकास का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस कर्नाटक में अपने एटीएम को ढूंढ रही है और दूसरी ओर जेडीएस भी एक परिवारवादी पार्टी है जो हमेशा चुनाव तो कांग्रेस के सामने लड़ती है, परंतु चुनाव होने के बाद सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ बैठती है। इसलिए मैं कर्नाटक की जनता को आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक का सर्वांगीण विकास करेगी। और कर्नाटक इस चौथे वीडियो में उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी की बात की है कि जो रिजर्वेशन एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लिए होनी चाहिए वो सोशल जस्टिस के नाम पे दी जानी चाहिए, वो जन कल्याण के लिए होनी चाहिए। जो कांग्रेस का वोट है वो अपना एटीएम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे और उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये एक प्रेस मीट के दौरान उन्होंने ये सब बातें कही। और अगर आप इन बातों को अतीक अहमद के मर्डर से जोड़िए जो उत्तर प्रदेश में हुआ, अब ये तो है नहीं कि बाहुबली खाली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही हैं उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं। कितने केसेस आप ले लीजिए, आपको याद होगा सुबोध कुमार सिंह का मर्डर हुआ था बुलंदशहर में। उन्होंने काओ स्मगलिंग में, गाय की तस्करी के में कुछ लिप्त लोग थे, बीजेपी के प्रधान थे, कुछ काम करने वाले बीजेपी पार्टी के लोग थे। जब उनको उन्होंने एक्सपोज किया तो उनको मार डाला गया और उसके बाद उसकी इंक्वायरी बैठी, सीबीआई बेस्ड इंक्वायरी थी,
एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो उसमें कुछ पता नहीं लगा कि सुबोध कुमार सिंह की हत्या किसने की। और भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें तमाम समुदाय से और बाहुबली भी हैं, उनपे बीजेपी सॉफ्ट रहती है या उनपे कार्रवाई होती है तो कहते हैं नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है। और जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इन लोगों पे बात होती है, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला जल्दी हो जाता है और उसमें विटनेसेस भी आ जाते हैं और विटनेस प्रोटेक्शन भी प्रॉपर मिल जाती है। लखीमपुर में देखा जिस तरीके से आपने 4 किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई और एक मीडिया कर्मी की भी मृत्यु हो गई और 3 उनके लोग भी मारे गए। 8 लोगों की हत्याओं के जिम्मेदार आशीष मिश्रा मोनू टैनी साहब के सब साहबजादे हैं और टैनी साहब होम मिनिस्टर हैं। अब होम मिनिस्टर हैं तो उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बेल भी मिल गई, जबकि वो विटनेसेस पे कई अटैक की खबरें आई, किसी का सिर फाड़ दिया गया, किसी को पकड़ के कहा गया कि तुम गवाही देने जाओगे तो हम तुम्हें देख लेंगे। यहाँ तक कि जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को तलब भी किया था कि इस केस को फास्ट ट्रैक कर दीजिए क्योंकि इसमें विटनेसेस बहुत सारे हैं, तो कम से कम 2 विटनेस पर डेट तो होने चाहिए, नहीं तो फिर विटनेसेस अगर पूरे नहीं होंगे तो फिर इसमें फैसला बहुत लेट हो जाएगा और मामला सब खराब हो जाएगा, दब जाएगा। हालांकि लोअर कोर्ट ने उसमें असमर्थता जताई है कि इतने सारे विटनेसेस के हम बयान जो है इतनी जल्दी नहीं ले सकते, तो अपने टाइम से ही कार्य पूरा होगा, जिसमें 2 साल भी लग सकते हैं और 5 साल भी लग सकते हैं। एक और मामला जो हाल ही के दिनों में आया, जो हमारे देश के पहलवान हैं, मेडल विनर्स हैं, जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में मेडल जीत के आए हैं, विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया हैं, साक्षी मलिक हैं। उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज और किसान यूनियंस और किसान जत्थेबंदियों से सपोर्ट मांगा, ये कह के कि ये जो बीजेपी के जो वहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे ब्रिज भूषण शरण सिंह, जो कि खुद एक बाहुबली माने जाते हैं गोंडा से। आपको पता है गोरखपुर गोंडा बेल्ट क्या है। अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण का सबसे पहले अगर कोई किसी स्टेट में, उत्तर प्रदेश की खासकर किसी भी एरिया में अगर वो पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है तो वो इसी बेल्ट में मिलता है, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज बेल्ट में। और वहाँ के बृजभूषण सिंह हैं, वहाँ के बाहुबली माने जाते हैं। एक बार इंडिपेंडेंट लड़े हैं और 5 बार सांसद वो बीजेपी से हुए हैं। अब बीजेपी के वो नेता हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। उन पे यौन शोषण का आरोप है। 7 कंप्लेंट्स उनकी पार्लियामेंट स्ट्रीट दिल्ली पुलिस थाने में दी गई। और अगर आप निर्भया गाइडलाइन समझें तो अगर कंप्लेनेंट लेडीज हैं, लेडी रेसलर्स हैं, महिला हैं, तो तुरंत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको अरेस्ट करना चाहिए था। जनवरी में इन लोगों ने वहां पे आंदोलन किया और आंदोलन करके ये कहा कि हम इस पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं। तो अनुराग ठाकुर साहब ने, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा ठीक है हम एक कमेटी बना देते हैं और उस कमेटी की रिपोर्ट जो है मेरी कॉम उनको हेड करेंगी और रिपोर्ट इसकी जल्दी ही हम टेबल करके इस पर कार्रवाई कर देंगे। तो पहलवानों ने सोचा शायद सरकार जो है हमारी बात सुन लेगी और इस पर अमल करेगी, पर 3 महीने हो गए जब ये काम 23 अप्रैल तक नहीं हुआ। 23 जनवरी की बात है ये। तो उन्होंने 3 महीने के एग्जैक्टली बाद फिर से अपना आंदोलन जंतर मंतर में शुरू किया और उन्होंने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसका दबाव है। प्रधानमंत्री मोदी तक भी हमने बात कही थी, उनके पीएमओ में जो बात कही वो उन तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि तुम लोग वहां क्यों गए थे, तो जो कंप्लेनेंट है उसको इंटिमिडेट किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं उनके लिए रूल ऑफ लॉ अलग होता है और जो सत्ता के बाहर होते हैं उनके रूल ऑफ लॉ अलग होता है। राहुल गांधी के तो फटाफट स्टे वेकेट करा के, उनका फैसला करा के उनको उनकी सदस्यता भी समाप्त करा दी जाती है, जबकि वो अपील में भी हाई कोर्ट में, और बंगला भी खाली करा दिया जाता है। पर ब्रिजभूषण सिंह के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती। वो रेसलिंग फेडरेशन के इलेक्शन फिर 7 मई को ड्यू हैं क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। तो जब अमित शाह साहब ये बात करते हैं कि अगर कांग्रेस को वोट मिल गया कर्नाटका में तो फिर से तुष्टीकरण होगा, करप्शन होगा और दंगा हो जाएगा, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही राइट्स हो जाएंगी, इसके खिलाफ ये फोटो में आप देखिए, आज सुबह रणदीप सुरजेवाला, गौरव वल्लभ पंत और डीके शिव कुमार जो कर्नाटका के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज कराई अमित शाह के खिलाफ कि देश के होम मिनिस्टर होते हुए अगर वो ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे तो देश को कितना नुकसान पहुंच सकता है। उनका काम है देश को सुरक्षा देना, ना कि दंगे फैलाना।
न दंगों की बात करना। ये दंगे कौन फैलाएगा? तो इसका मतलब है कि जो दंगे होते हैं, जैसे राजस्थान में होते हैं या किसी और स्टेट में होते हैं, तो ये जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां दंगे कराने का दायित्व क्या सरकारों पर रह जाता है या उनकी रूलिंग पार्टी पर रह जाता है कि रूलिंग पार्टीज दंगा कराती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और कर्नाटका की जनता को जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर मोदी साहब को नहीं जिताओगे या मोदी जी को वोट नहीं मिलेगा तो कल को हमसे शिकायत मत करना कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारे नहीं हो रहा। मतलब अगर ऑपोजिशन की सरकार है तो सेंटर की सरकार उसकी मदद नहीं करेगी, उनको फंड्स नहीं रिलीज करेगी ताकि वो अपना काम कर सकें। यही पंजाब में आपने देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा। अब कर्नाटका की जनता को डराया जा रहा है। महाराष्ट्र में किस तरीके से पार्टी को स्प्लिट करके और शिंदे गुट की सरकार बनी। अब ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार जो है हो सकता है हाथ मिला लें देवेंद्र फडणवीस से, शिंदे को भी बाहर कर दिया जाए। शिवसेना को तो खत्म कर ही चुके हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स हम लोगों ने पिछले 30-40 सालों में तो नहीं देखी। मेरे तो अपने करियर में मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी देखी हो जो जिस तरीके से वो हमला करती है, वार करती है, और जिस तरीके से ऑपोजिशन को इंटिमिडेट करती है, उनके खिलाफ केस खोल देती है। ऑपोजिशन पार्टीज के जो मिनिस्टर्स, एमएलएज हैं, अगर वो दागी हैं या उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उनके ऊपर तो फटाफट कार्रवाई हो जाएगी। पर अगर बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के एमपी हैं, एमएलए हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं तो उन पर कार्रवाई बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी जद्दोजहद से होती है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है अमित शाह की कर्नाटका इलेक्शन के लिए, एक डेस्परेशन की इसमें कहानी आती है कि ये बहुत डेस्परेट मोड में है बीजेपी। शायद वो हारती नजर आ रही है या उनको जीतना, वो आसानी से जीतती नजर नहीं आ रही, इस तरह की कमलाइजेशन प्रोग्राम कर रही है। और 2024 आते आते फिर से कोई पुलवामा जैसी घटना ना हो जाए। अभी छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में आपने देखा जिस तरीके से एक एम्बुश हुआ, उसमें 11 रिजर्व पुलिस के लोग मारे गए। ये बहुत ही दुखद घटना है और हम लोगों को बहुत ही सहनशीलता से और बहुत ही सोच समझकर पब्लिक स्पेस में अपनी बात करनी चाहिए। और जो देश के हित में है, जो समाज के हित में है, उसकी बात करनी चाहिए। आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम बढ़ाने की बात करनी चाहिए, ना कि घृणा, हेट्रेड या पोलराइजेशन या कमलाइजेशन की बात करनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पे मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।